हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आज साइंस का एग्जाम हुआ है जो टर्म 1 में, राइट। वह सारे क्वेश्चंस को हम लोग मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप कमेंट बताइएगा कि एग्जाम का जो लेवल था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी था या इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू टफ था। मतलब ओवरऑल आप कंक्लूजन बताइएगा कि आपका पेपर का लेवल क्या था और हमें बताइएगा कि आपका कैसा एग्जाम रहा, मतलब आपने करेक्ट कितना किया। ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमारा क्वेश्चन यह है, गौर फरमाइएगा। ये आपके पास मैं बता दूं सेट नंबर 4 है, पेपर कोड 031/1/4। एग्जाम डेट आप देख पा रहे हो 2/12/21। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्या है जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट व्हाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर collected the products in a weight watch glass. The new product obtained was. मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा क्या करने वाला है। अगर मैं बात करूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की बात, तो मैग्नीशियम रिबन को सिंबल जो होता है mg से लिखते हैं, राइट। महा m कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी। और मैग्नीशियम रिबन को जो आप बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्ट करना, तो बनेगा क्या आप जानते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है आपका व्हाइट ऐश होता है। और लेकिन आप जरा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद आपको बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग कहां रख रहे हैं, वेट वॉच ग्लास में। वेट वॉच ग्लास जो होता है एक कॉन्केव शेप का होता है, कुछ इस शेप का, ठीक है ना। इसमें आप वेटेड है, मतलब कि थोड़ा सा नमी वाला है ना, पानी है वो भींगा हुआ है, उसमें हमने क्या रखा है, ये MgO रखा है। तो पूछ क्या रहा है कि उस MgO को अगर वेट वॉच ग्लास में रखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये MgO जब आप वाटर के साथ जब आ जाएगा, वेट वॉच वाटर के साथ आ जाएगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि MgOH होल ट्वाइस हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। लेकिन दरअसल क्या है कि अब अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ लेते हो और आप आंसर करते हो तो आप बेशक मैग्नीशियम ऑक्साइड पे जाओगे, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कब होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के साथ हम रिएक्ट करेंगे तब हमारा ये मैग्नीशियम रिबन होगा। लेकिन उसके बाद तो और भी कह रहा है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग कहां रख रहे हैं, वेट वॉच ग्लास में रख रहे हैं। तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, MgOH होल ट्वाइस। सो इसका 1 का आंसर जो हो जाएगा आपको बता दूं, दिख रहा होगा, 1 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, याद रखिएगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो 1 का आंसर क्या होता है, C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। गौर फरमाइए क्या कर रहा है, यहां पर रिएक्शन आपके पास है 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय दिस इक्वेशन आर, क्या ऑप्शन है सुनिएगा, NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4, NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4 टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर। गौर फरमाइए, टू प्रोड्यूस Na2SO4 एंड वाटर, ये तो बात सही है, मतलब ऑप्शन 1 हमारा सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH ऑब्टेन, ये तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्टेन हमारा, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है एसिड्स एंड बेस आर नॉन आयोनिक इन नेचर। एसिड्स क्या कर रहा है, एसिड्स एंड बेस आर नॉन आयनिक इन नेचर, बिल्कुल गलत बात है, आयनिक नेचर नहीं होता है। उसके बाद है दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आप गौर फरमाओ, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिख रहा है? रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं,
जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पे आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा, मतलब रेडॉक्सिएशन नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन हमारा 1 और 4, तो 1 और 4 किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 2 का डी करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है या नहीं? यहां पे पहली बात तो हमें कह रहा भाई NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4 टू गिव Na2SO4 एंड वाटर, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ रेडॉक्सिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, यहां दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा, ये तो आप देख पा रहे हो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब हमें इसमें क्या कर रहा है? कलर की बात हो रही है। तो बउआ जी आपको मैं बताना चाहूंगा, ये कॉपर सल्फेट जो देख रहे हो ना, ये दरअसल होता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल याद रखिएगा। CuSO4 5H2 अगर रहेगा तो ब्लू विट्रियोल होगा, लेकिन आप इसको ब्लू भी कह सकते हो, ब्लू विट्रियोल कहो या ब्लू कहो। और आयरन सल्फेट जो होता है वो आपका मैं बताना चाहूंगा वो ग्रीन विट्रियोल होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? ग्रीन विट्रियोल। दिख रहा है ना? कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, आयरन सल्फेट आपका ग्रीन विट्रियोल। क्वेश्चन में हमारा जो कह रहा है कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। या कह रहा है कि इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन, आपका इनिशियल कलर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा? ब्लू होगा। कॉपर सल्फेट कलर क्या होता है? ब्लू होता है। याद रखिए हमने क्लास में अक्सर कहा है कि कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट, ये दो बातें आपको हमेशा जहन में याद होना चाहिए। कॉपर सल्फेट कलर ब्लू, आयरन सल्फेट कलर ग्रीन, राइट। तो हमारा करा इनिशियल कंसंट्रेशन जो कलर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है वो कॉपर सल्फेट क्या? ब्लू है। क्वेश्चन में भी करा ब्लू है। फाइनल सॉल्यूशन ऑफ फाइनल कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। और ब्लू और ग्रीन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। और साथ ही ये हमारा कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। सो 3 का आपका डी करेक्ट होगा। 3 का डी भी सही है। मतलब समझ आ रही है बात? ये कॉपर सल्फेट जो देख रहे हो ये दरअसल आपका ब्लू विट्रियोल है, फाइनल आपका जो सॉल्यूशन बना वो ग्रीन विट्रियोल है। और हमसे क्वेश्चन में कहा था कि इनिशियल का कलर क्या है, फाइनल का कलर क्या है, और साथ ही ये कौन सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो क्या है आप देख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 का हमारा डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। 4 में जो हमारा कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस: dilution of sulfuric acid, sublimation of dry ice, condensation of water vapors, dissolution of ammonium chloride in water। तो कह रहा है इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। तो बुआ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट का एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है। तो आप जरा हमें बताओ, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम कहते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप वाटर में मिलाओगे तो उसमें हीट क्या होगा? निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा? तो आप कहिएगा सर एसिड को वाटर में निकालेंगे तो बहुत सारा बबल टाइप पर निकलेगा, मतलब हीट निकलेगा। निकलेगा मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। तो आपका डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को आप नहीं कहोगे। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस को आप इसमें हीट का क्या कह सकते हैं आप? इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट कोई सॉलिड कोई चीज है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ मतलब या तो उसको हीट एब्जॉर्ब किया तभी तो वो गैस में कन्वर्ट हुआ। सो हमारा ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जो आ रहा है ये फिलहाल अभी सही है। आगे देखते हैं। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सॉरी ये गलत मैं बोल दिया। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस नहीं, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब हुआ कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया। गैस बना मतलब हीट बना, इसलिए आप इसको नहीं कहिएगा। हाँ, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर जो कंडेंस होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है तभी तो वाटर का जो कंडेंस होके क्या बन गया? वेपर बना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब यह कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जो होगा उसमें हीट का एब्जॉर्बेशन होगा, इसलिए उसको एंडोथर्मिक आप कह दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट। दिस सॉल्यूशन इज ऑफ लेमन जूस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बुआ जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर, एक सॉल्यूशन कैसा है, येलोइश ऑरेंज कलर है। तो अब कह रहा है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड, तो सॉल्यूशन आपका कौन सा होगा, वो सॉल्यूशन किसका होगा, तो वो सॉल्यूशन बुआ जी आपका लेमन जूस होगा। सो ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब H2SO4 जो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या आप वाटर टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, वाटर को एसिड में, दूसरा ऑप्शन है एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, या वाटर टू एसिड फॉलो बाय अ बेस, या बेस टू एसिड फॉलो बाय कोल्ड वाटर। तो बुआ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बचपन में पढ़ते आ रहिएगा कि किसी भी ऐसी कंसंट्रेटेड एसिड को आप डाइल्यूट बनाना है, इसका मतलब यह है कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करिएगा। गौर में मैं क्या कर रहा हूं, कोई एसिड है कंसंट्रेटेड, उसको आप डाइल्यूट बनाना है, मतलब यह कि उस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा। वाटर को एसिड में डिसॉल्व नहीं करना होगा, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना होगा, तब वह डाइल्यूट बनेगा। तो ऑप्शन इस कदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो आपका 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 7 की ओर मूव करते हैं। 7 हमारा कह रहा है एब्सेंस ऑफ टार्टेरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर, एब्सेंस ऑफ टार्टेरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ टार्टेरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर, एब्सेंस ऑफ टार्टेरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ द केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो केक का जो, अगर आप केक में, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केक में क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा के बदले में अगर आप क्या डाल देते हो, मतलब उसका टेस्ट बीटर हो जाने का वजह क्या है, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो वही बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम मेटा बाइसल्फेट सल्फाइड, बिल्कुल नहीं। सोडियम सल्फेट, बिल्कुल नहीं। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट होने के कारण क्या होता है, उसका टेस्ट जो होता है बीटर हो जाता है। सो 7 का बी हो जाएगा, 7 का बी। 8, उसके बाद 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द पीएच ऑफ एसिड रेन इज अप्रोक्सीमेटली, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू 5.5, 5.6 ऐसा ही कुछ एवरेज होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5.6, दूसरा ऑप्शन है 6.4, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन 7.9। सो ऑप्शन तो आप समझ रहे हो, 8 का ए हो जाएगा। 9, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन फूड प्रोडक्ट्स। तो आप गौर फरमाइएगा, सॉल्ट ए है जिसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स में। तो आप समझ गए कि कौन सा सॉल्ट होगा, कॉमन सॉल्ट NaCl। चलिए अब ऑप्शन इससे खुद दे सकिएगा, जब सॉल्ट ए है NaCl, तो पहले देख लीजिए कि ऑप्शन हमारा जो 3 ऑप्शन है NaHCO3, NaCl, पहला ऑप्शन में दे रहा है NaHCO3, वो होगा नहीं, तो NaCl कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आप इतना भी अंदाजा लगा के आप करेक्ट कर सकते हो। सो हम डायरेक्ट नहीं चलते हैं 9 का डी में। अब कहोगे सर 9 का डी कैसे कर दिए, 9 का डी इसलिए हमने कहा क्योंकि पहले हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन फूड प्रोडक्ट। तो फूड प्रोडक्ट में कौन इस्तेमाल होता है, NaCO3 होता है, बेकिंग सोडा नहीं, Na2CO3 नहीं, और तीसरा ऑप्शन भी पहला Na2CO3 नहीं, चौथा ऑप्शन क्या है NaCl, बिल्कुल। इसलिए हम ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो कह रहा है, 10 का थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा तभी समझ बात आएगी। ये फिगर आप देख पा रहे हो, राइट। अब इस फिगर में हमारा जो कह रहा है कि in the following diagram what would happen if some amount of sodium hydroxide is taken in place of sulfuric acid।
सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इस डायग्राम को देखने के बाद हमको कहा जा रहा है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इज टेकन इन द प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के बदले आपको रखा जा रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आप ऐसे अगर देखिएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट जल्दी से पढ़ दीजिएगा, कहिएगा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड हो गया, अब बेस प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या आप इतना भी आप समझ सकते हो, यहां पे जो हमारा कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को रख रहे हैं कहां पे, H2SO4 के प्रेजेंस में, और इसमें जो देख पा रहे हो जिंक को रिएक्ट करा जा रहा है, जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आप गौर फरमाइएगा, जिंक को आप अगर H2SO4 के बदले में हम NaOH रख देते हैं तो याद रखिएगा आपका बनता है Na2ZnO अब प्लस H2, मतलब सोडियम जिंकेट अब प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम सोडियम जिंक को H2SO4 के प्रेजेंस में भी करेंगे ना तो ZnSO4 प्लस H2 ही निकलेगा। तो इसमें भी आपका क्या होगा, H2 गैस जो होगा इवॉल्व होगा। और साथ ही यहां पे कह रहा है कैंडल से ना बर्न किया जा रहा है तो एक स्पेसिफिक साउंड मिल रहा है क्या, पॉप साउंड। इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सर आपका यहां पे ऑप्शन क्या होगा, गौर मारिएगा। सेम अमाउंट ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व, H2 gas is not evolved. The amount of H2 gas evolved is much less. In place of H2 gas, O2 gas evolves. बिल्कुल गलत बात है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेम अमाउंट ऑफ H2 gas is evolved, मतलब H2 gas इसमें से निकलेगा। तो 10 का ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं फिर से कहना चाहूंगा, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बायो को डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 10 का ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर बुआ जी 11 आपका बायो है, 12 बायो है, 13 बायो है, 14 बायो है, 15 बायो है, 16 बायो है, 17 पढ़ते हैं। आप शायद एक बात याद होगा, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि फोकल लेंथ किसका किसका निगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है और कॉनकेव लेंस का निगेटिव होता है। पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। यहां पे हमें क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर किसमें 17, ये आपका 17 होगा, 11 नहीं। अब 10 से डायरेक्ट 17 की ओर। 17 में कह रहा है इफ अ लेंस हैज if lens and a spherical mirror both have focal length minus 15 centimeter, then it may be concluded that option both are concave, मतलब समझ रहे हैं, both are concave का मतलब हुआ concave mirror और convex lens, concave lens, concave mirror and concave lens both are concave। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए ही हमको दिख गया, ठीक है ना। तो 17 का ए हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कहा है कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस इस दोनों का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। और याद रखिएगा अगर पावर आपका निगेटिव में दे दे, किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर निगेटिव में दे दे तो आप समझ लीजिएगा कि वह लेंस हमारा कॉनकेव लेंस है। और जब भी पावर हम फाइंड करते हैं तो फोकल लेंथ हमारा हमेशा मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीटर में चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, 17 नीचे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस इज। आप जरा एक बात हमें बताओ, इमेज छोटा किसमें बनता है, हाफ ऑफ द इमेज का, हाफ इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब है कि इमेज छोटा बन रहा है। और आप हमें जरा बताओ इमेज छोटा किसमें बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है या आप हमें बता दो कॉनकेव लेंस से बनता है। तो आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा हमेशा इमेज, हमेशा की बात करो, गौर माना, हमेशा इमेज जो बनता है छोटा वो कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज छोटा बनता है। क्वेश्चन क्या है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, और साथ में वर्चुअल इरेक्ट भी बनता है, लेकिन कॉनकेव में दोनों बनता है। एक लास्ट केस है जो पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उस केस में हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वरना
बाद बाकी केसेस में अगर आप देखोगे कॉनकेव में तो वो सब का सब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड बनता है। तो इसमें क्वेश्चन में कर रहा है इरेक्ट इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो और साथ में क्या, इमेज छोटा, तो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन है कॉनकेव मिरर, बिल्कुल नहीं। प्लेन मिरर, बिल्कुल नहीं। कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल नहीं। कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल सही है, और वो कॉन्वेक्स मिरर ऑप्शन बी में दे रहा है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का बी। चलिए अब यहां लिख देते हैं। अब 19 में हमारा कह रहा है A student determines the focal length of a device A by focusing the image of far off object on a screen placed on the opposite side of the object the device is। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए कोई लेंस है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, वहां से हम फोकसिंग कर रहे हैं और हम इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं और हमारा इमेज बन रहा है फोकस पे। तो वो लेंस कौन सा होगा, वो डिवाइस हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप जरा सोचिए, हमारा जो इमेज जो बनेगा वो फोकसिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, इमेज हमारा फोकस से बन रहा है। अब फोकसिंग करना मतलब कन्वर्जिंग करना, और कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी। लेकिन अब कहोगे सर कॉनकेव मिरर क्यों नहीं होगा, तो बउआ जी कॉनकेव मिरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो कर रहा है अपोजिट में रखा जा रहा है। अपोजिट समझ रहे हो, कॉनकेव मिरर तो आपका देखिएगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है, इसको पोल कहते हैं, इसको सेंट्रल कर्वेचर कहते हैं, ये आपका फोकस हुआ। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखिएगा तो इमेज ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इधर ऑब्जेक्ट है कुछ, यहां से रे जाएगा, फोकस से क्रॉस करेगा, रे जाएगा, फोकस से, तो ये फोकसिंग तो हो रहा है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में क्या, ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, द साइज ऑफ इमेज इज सॉरी ये उल्टा पड़ दिया। हाँ, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, या अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइस के अपोजिट साइड में रख रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, ये अगर हम लेंस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर लिखते हैं तो रे ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से फोकसिंग हुआ। तो आप खुद सोचिए ना कि लेंस के इधर रखे तो इमेज हमारा इधर बना, मतलब अपोजिट बना ना, अपोजिट बना, लेकिन इधर क्या है, सेम साइड बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उधर ही इमेज बन रहा है, इसलिए आपका कॉनकेव मिरर नहीं होगा। बात समझ आ रही है ना। अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर में भी कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस में भी कन्वर्जिंग होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन हमारा दे रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कंक्लूजन गिवन जो दे रहा है हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है जिधर इमेज बन रहा है उसके अपोजिट में रख रहे हैं, तो इसी यही केस ना होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 का सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई, हर बातें आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और फिर बताऊंगा जब मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा उस दिन भी आपके लिए हम इसी तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, देंगे कि कौन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 20, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। When light is incident on a glass slab, बहुत बच्चे ग्लास स्लैब ना पढ़ के प्रिज्म समझ लेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गौर फरमाइएगा। When light is incident on a glass slab, the incident ray, refracted ray and the emergent ray are in 3 media A, B and C। मतलब A जो है इंसिडेंट रे के लिए है, B जो है मतलब 3 मीडियम है। इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 3 मीडियम है, ए बी सी, ए
बी सी। ए दे रहा है इंसिडेंट रे और बी दे रहा है रिफ्रैक्टेड रे और सी दे रहा है इमर्जेंट रे। तो जरा गौर फरमाइए, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, ये इंसिडेंट कर दिया ग्लास स्लैब पर। द इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे हुआ, देख पा रहे हो। और जब इंसिडेंट रे हुआ इसका मतलब मीडियम ए हो गया। इंसिडेंट रे को क्या बोला गया है? इंसिडेंट रे को बोला गया मीडियम ए। कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, तो आप देखिए नॉर्मल हो गया, टुवार्ड्स द बेस बेंड करेगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, यानी कि मीडियम बी हो गया। चलिए, एंड द इमर्जेंट रे आर इन 3 मीडिया, और ये फिर आपका नॉर्मल हो गया और ये इमर्जेंट रे हो गया, ठीक है। चलिए, और आप ये भी जानते हो कि ये अगर मीडियम नहीं होता तो सीधा चला जाता, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो देख रहे हो ये एक दूसरे के पैरेलल होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी सी इफ n1 n2 एंड n3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप खुद देखिए कि ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा और ये n3 होगा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? तो बउआ जी क्लियर क्वेश्चन में ही कर रहा है कि ए जो मीडियम है उसका इंसिडेंट रे है, बी मीडियम है वो रिफ्रैक्टेड रे है और सी मीडियम है वो इमर्जेंट रे है। तो जब ए मीडियम जो इंसिडेंट रे होगा उसका रिफ्रैक्टिव n1, बी का जो होगा वो n2 होगा और सी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? n3 होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ऑप्शन कह रहा है द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, और ये इमर्जेंट रे जो देख पा रहे हो ये पैरेलल टू इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू इंसिडेंट रे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कह रहा है n1 जो है n1 लेस देन n2 एंड लेस देन n3। बताओ जरा, ये n1 है और ये n2 है, ये n3 है, तो n1 जो है n2 से कम है और n2 n3 से कम है। लेकिन जरा सोचिए आप कि भाई जो n1 मीडियम है वही तो आपका n3 मीडियम है, जो n1 है वही n3 है। और आप ये भी जानते हो कि ये एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल होता है, एंगल I जो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है। उस केस में यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियम जो है वही ये मीडियम है। मतलब n1 वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मीडियम एयर मान लो तो ये भी एयर, या ये आप मान लो वाटर तो ये भी वाटर, मान लो ये डायमंड तो ये भी डायमंड। समझ में बात आ रही है? जब मीडियम सेम होगा तो बेशक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए ऑप्शन ये है। फिर कह रहा है n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर देख रहे हैं n1 जो है n3 के बराबर है। तीसरा ऑप्शन है n1 लेस देन n2 और इक्वल टू n3, n2 n3 बराबर है, बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन है n1 इक्वल n3 और लेस देन n2, तो n1 n3 किसमें बराबर है? ये और ये, मतलब कि ऑप्शन ए मीडियम ए और मीडियम सी, मीडियम ए मीडियम बी, और मतलब कौन सा मीडियम? मीडियम ए और मीडियम सी जो है आपका सेम है, इसलिए n1 जो होगा n3 के बराबर होगा और वो हमारा ऑप्शन डी है। तो 20 का ऑप्शन डी। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अभी 20 क्वेश्चन हुआ है, अभी और क्वेश्चन है, वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो कह रहा है 21 में, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens is. आप जरा हमें एक बात बताओ, यहां पे कह रहा है द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। जरा सोचिए, कोई लेंस है और उसके सामने हम अगर कैंडल फ्लेम रख रहे हैं तो हमारा कैंडल फ्लेम का इमेज दूसरे साइड बन रहा है। तो जरा खुद सोचिए कि कॉनकेव लेंस की बात हुई है, इसलिए मिरर पे तो जाएंगे नहीं,
लेंस की बात हुई तो दो लेंस, एक कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस में जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही हमारा इमेज बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में हम जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके ठीक अदर साइड में हमारा इमेज बनता है। और यहां पे क्वेश्चन कर रहा है एक लेंस है और लेंस के सामने हम कैंडल फ्रेम रख रहे हैं तो हमारा इमेज अदर साइड बन रहा है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कॉनकेव लेंस होगा नहीं तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऑप्शन कह रहा है कॉनकेव एंड मैग्निफिकेशन +3, कॉनकेव तो होगा नहीं, हटा दीजिए। कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन -3, चलिए बता रहा हूं एक और बात, कॉनकेव एंड मैग्निफिकेशन -3, कॉनकेव लग गया, हटा दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन +3। आप गौर फरमाइएगा, लेंस में अगर मैं बात करूं तो आपका मैग्निफिकेशन प्लस होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लेंस में होता है m = v/u, ये होता है लेंस में, और m = -v/u जो होता है ये होता है मिरर में। याद रखिएगा किस में होता है, मिरर में। m = -v/u मिरर में और m = v/u कहां, लेंस में। तो जरा सोचिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेंस तो समझ गए कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हुआ, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज हमारा नहीं बना, दूसरे साइड बना, तो वो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप कहिएगा सर लेंस में आपका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि v/u है, तो v/u का मतलब साइन यहां पे क्या है, प्लस, और यहां पे माइनस है, इसका मतलब निगेटिव। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज +3, ऑप्शन नंबर डी, 21 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही तो बोला जाए, फिर से बताऊंगा। समझ बात आ रही है ना, समझ में आ रही है तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, और सारा कंक्लूजन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मैथ्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब मैथमेटिक्स का पेपर हो उस दिन भी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि यही आंसर हमारा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और वो है, गौर फरमाइएगा मैं बताने वाला हूं, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इज 1D। आपको शायद याद होगा हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, वहां पे होता है P = P1 अब +P2, शायद आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ना। चलिए यहां पे कह रहा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज 1D, मतलब इसका वैल्यू दे रहा है हमारा 1 डायोप्टर, ठीक है। If the focal length of one of the lens of the combination is 20 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक लेंस का फोकल लेंथ, यहां पे दो लेंस है इसलिए तो पावर P1 P2 हुआ, जिसमें से रिजल्टेंट पावर हमारा 1D है। कह रहा है उसमें से एक लेंस का फोकल लेंथ दे रहा है हमारे को कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 20 है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रहा है। तो आप जरा हमको एक बात बताइए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रहा है, इसको मीटर बदलोगे तो 20/100 मतलब 1/5 मीटर हो जाएगा। तो पावर फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1/f मतलब 1/1/5। नहीं समझे बात, एक लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रहा था, हमने मीटर में चेंज किया, पावर फाइंड किया 1/f, तो 1 जो कहते हो f का बदला 1/5, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 5D। लेकिन हमें रिजल्टेंट पावर कितना दे रहा है, 1D, मतलब इस P का वैल्यू 1D दे रहा है, जिसमें एक लेंस का पावर हमको कितना आ गया, 5 डायोप्टर। तो दूसरे लेंस का हम निकालना चाहे P2 अगर निकालना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, P - P1, तो P हमारा 1D और P1 कितना 5, मतलब कितना आ जाएगा -4 डायोप्टर। बात समझ में आई। दो लेंस का इक्विवेलेंट पावर मेरे को 1 डायोप्टर दे रहा था, जिसमें एक लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रहा था, हमने उसको चेंज करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जब भी किसी लेंस का पावर फाइंड करते हैं वहां पे फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, मीटर में। तो 1/5 मीटर हो गया, पावर फाइंड किया 5 डायोप्टर, और दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन 1 था तो उसमें से एक का निकाल दिए, 4 डायोप्टर हो गया, सॉरी -4D हो गया। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द
देन द फोकल लेंथ टू द अदर लेंस, तो अदर लेंस का हमारा पावर आ गया, तो क्या जरा बताओ हमें, इससे फोकल लेंथ नहीं फाइंड कर लेंगे, बेशक। तो P इक्वल क्या होता, P2 जब हमारा आ गया -4, तो P2 मतलब 1/f2 -4, तो आप कह सकते हो कि सर F2 इक्वल जो हो जाएगा आपका -1/4, -1/4 क्या मीटर, -1/4 मीटर। अब हमारा ऑप्शन कह रहा है -120 सेंटीमीटर, चलिए सब ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 × 100 क्या आ रहा है, -25 सेंटीमीटर। आप जरा बताओ, दिख रहा है ना, -25 सेंटीमीटर आ रहा है, तो जरा बताइए, ऑप्शन है -120 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं, +80 सेंटीमीटर, बिल्कुल नहीं, -25 सेंटीमीटर, बिल्कुल -25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, सी, 22 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बातें समझ में आ रही होगी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, गौर फरमाइएगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहिएगा कि ये ग्लास प्रिज्म है, इसमें रे हम ऐसे फॉल कराते हैं, ये बेस की ओर डाइवर्ट होता है, फिर यहां से बेस की ओर, मतलब दो केस में देखिए, यहां से रे गया बेस की ओर बेंड किया, फिर यहां से गया बेस की ओर बेंड किया, मतलब दो केस में किधर बेंड किया, बेस की ओर। और जब भी एग्जाम में हो तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका ख्याल क्या आएगा, स्लैब में आ जाए, ग्लास स्लैब में क्या होता है, जब हम इंसिडेंट रे ग्लास स्लैब पर फॉल कराते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है, और जब डेंसर सी रेयर जाते हैं अवे फ्रॉम द बेंड करता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यहां प्रिज्म है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, टुवर्ड्स द बेस बेंड करेगा, राइट। तो चलिए, तो हमारा यहां पे ऑप्शन है अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ केसेस, दोनों केस में तो टुवर्ड्स द बेस हुआ है, ऑप्शन गलत। टुवर्ड्स द बेस इन बोथ केसेस, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन पढ़ ही लेते हैं, टुवर्ड्स द बेस इन फर्स्ट केस, अच्छा, एंड अवे फ्रॉम द बेस इन सेकंड केस, बिल्कुल गलत है, दोनों केस में बेस की ओर बेंड किया है। अवे फ्रॉम द बेस इन फर्स्ट केस एंड टुवर्ड द बेस इन सेकंड केस, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा टुवर्ड्स द बेस इन बोथ केसेस, तो ऑप्शन हमारा बी, 23 का ऑप्शन बी। चलिए 24, देखिए ना भाई, गया रे ऐसे बेस की ओर बेंड किया, फिर यहां से बेस की ओर। नेक्स्ट है, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून अपीयर्स डार्क बिकॉज देयर इज नो लाइट ऑन द मून। एस्ट्रोनॉट को स्काई जो होता है वो ब्लैक दिखने का रीजन यह है कि वहां पे अगर कोई मीडियम नहीं है, यहां मीडियम है इसलिए स्कैटर कर जाता है, हमको ब्लू दिखता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जब हमारे स्काई में जाते हैं तो उनको स्काई ब्लैक दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि वहां मीडियम नहीं है। क्या मतलब भाई, मीडियम रहता तो लाइट को स्कैटर्ड करता। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, सुनिएगा, देयर इज नो लाइट ऑन द मून, गलत बात। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, हाँ ये पच रहा है। मून इज नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट, इससे कोई बात नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून एब्जॉर्ब्स ऑल द सनलाइट, नहीं, ये होता है दरअसल मीडियम से। तो मीडियम का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर, तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए 24 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, 24 का बी। चलिए 25 की ओर हम बात करें तो व्हेन लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब। बुआ जी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको मैं बताना चाहूंगा, बचपन में कहीं पढ़े होइएगा, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको जब आप हीट किए होइएगा तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2, और इस NO2 जो देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स, इसको बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। मतलब NO2 का जो होता है, चाहे वो AgNO3 हो, ये हो, ठीक है ना, इसको भी करिएगा तो AgO प्लस NO2 और प्लस O2, तो यहां भी ये ब्राउन फ्यूम्स होगा। मतलब NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन फ्यूम्स होता है। ऑप्शन है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ब्राउन फ्यूम्स है, तो ये ऑप्शन ए ही हो गया हमारा। और बात बाकी पढ़िएगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लीड ऑक्साइड नहीं, मतलब ब्राउन फ्यूम्स जो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं किसको, NO2 को, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 25 का ए। ब्राउन फ्यूम्स किसको कहते हैं, NO2 को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट शोज एन ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट,
द सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, याद देखिएगा वो सॉल्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब यह कि वो हमारा सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट है। कौन सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। 26 का सी, 26 का सी। चलिए अब 27 पे पढ़ लेते हैं। 27 आपका हो गया आपका, हाँ, 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी कॉन्टेन डिस्टिल वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, मतलब ए जो है आपका डिस्टिल वाटर है, बी जो है आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और सी आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो आप जरा हमें बताइए किसी डिस्टिल वाटर पे कलर नो चेंज, एसिड पे ब्लू से रेड, अब बेस पे रेड से ब्लू, तो यहां पे ए हमारा कौन सा है सॉल्यूशन? डिस्टिल वाटर है, बी कौन सा है? एसिडिक सॉल्यूशन है, और सी कौन सा है? बेसिक सॉल्यूशन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में when red litmus solution is used for testing this solution the observed color changes respectively will be, ए में नो चेंज, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर पे आप इंडिकेटर को डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी में करा बिकम्स डार्क रेड, हाँ रेड तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन में आप इंडिकेटर डालिएगा तो ब्लू से रेड हो जाएगा। और सी आपका क्या? बेसिक है, तो बेस क्या करता है? रेड से ब्लू करता है, मतलब ऑप्शन ए। 27 का ऑप्शन ए। चलिए अब 28 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है आपका 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यह है आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस। और क्लोर अल्कली प्रोसेस में बुआ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अल्कली होता है NaOH, वो अल्कली आपका हमेशा याद रखिए कैथोड पे होता है, और क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड पे आता है। मतलब नहीं समझे? क्लोर अल्कली प्रोसेस में अल्कली मतलब NaOH और हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपका कैथोड पे होता है, और क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एट द एनोड नहीं, नियर द कैथोड हाँ सही है, एट द एनोड एट द कैथोड हाँ, मतलब कि कैथोड पे NaOH होगा, फिर क्लोरीन जो होगा एनोड पे होगा, और हाइड्रोजन जो होगा आपका कैथोड पे होगा। इसलिए ऑप्शन बी, 28 का ऑप्शन बी। चलिए अब इधर देख लेते हैं 29, दिख रहा होगा, बोर्ड थोड़ा सा रब कर लेते हैं। कैथोड पे हो जाएगा आपका NaOH एंड H2, ठीक है। Cl2 जो होगा वो आपका होगा एनोड पे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन, अल्कली का मतलब होता है NaOH, ठीक है। चलिए उसके बाद है 28 के बाद 29। हाँ, ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये फिगर में लिटमस अपना देख पा रहे हो। 29 में हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? In the activity shown in the diagram, if the climate is humid, the role of calcium chloride taken in the guard tube is absorb the evolved gas, warm up the gas, or dry the gas, absorb chloride ions from the evolved। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका देख लीजिएगा 29 का सी है। क्वेश्चन बहुत है ठीक है। तो आपका हो गया 30 का, सॉरी 29 का सी, ठीक है। हाँ 30 है। Which one of the following chemical is used for soda acid fire extinguisher? तो एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो आप हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम एसीटेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल, अमोनियम सल्फेट नहीं। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 से 34 तक आपका एजर्सन रीजन है, ठीक है। एजर्सन रीजन समझ रहे हैं कि कौन कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन देंगे? ए ऑप्शन हो जाएगा कि सब समझ रहे हो ना। चलिए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल, ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में दो ही तो इस्तेमाल करते हैं। AgCl को हीट करिएगा तो 2Ag आप प्लस Cl2, एक 2AgBr को आप हीट करिएगा तो 2Ag आप प्लस Br2। तो इसका हम लोग ब्लैक फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल करते हैं याद रखिएगा व्हाइट फोटोग्राफी में।
व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और ब्लैक फोटोग्राफी में किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो हमारा क्वेश्चन जो एजर्सन में कह रहा है सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब एजर्सन आपका सही है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है सिल्वर डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉरी सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेशक ये दोनों केसेस में याद रखिएगा, ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं, ये होना चाहिए जानते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए ना हीट का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मल हीट आप अगर दीजिएगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हीट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए बताओ, यहां पे सनलाइट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहां भी कह रहा है सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट में तो करता ही है लेकिन कौन, सनलाइट में करता है, इसलिए आप क्या कहिएगा सिल्वर तो करता तो है भाई, डिकम्पोज करता है, H2Ag+Cl2 डिकम्पोज तो क्या, लेकिन यहां पे रीजन में कर रहा है सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, करता है, ये बात तो सही है। मतलब कौन लाइट, समझ रहे हो ना, नॉर्मल लाइट की बात, अगर नॉर्मल देखो यहां पे क्लियर होना चाहिए, सनलाइट की बात हो रही है, कौन सी लाइट की बात हो रही है, अगर आप सनलाइट की बात हो रही है तो इसमें करता है, ठीक है ना। और तो यहां पे कह रहा सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये कैसे बात हो गया भाई, सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये तो गलत बात है, लाइट के प्रेजेंस में करता है, सनलाइट के प्रेजेंस में करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है और रीजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा सी, 31 का सी। नहीं बात समझे, नहीं समझ भाई, ऐसे समझिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक फोटोग्राफी एंड ब्लैक फोटोग्राफी में करते हैं, ये एजर्सन सही है। रीजन कह रहा सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा तो होता है, नहीं वाला बातें नहीं है, इसलिए रीजन तो गलत है, तो रीजन गलत है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो 31 सी। चलिए ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है, 31 सी हो गया। अब है 32, एजर्सन कह रहा है द सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, आयनिक कंपाउंड जो होता है गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टेन स्टेट, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। और हमारा यहां पे एजर्सन भी यही कह रहा है द सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। रीजन है मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, मूवमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं, देखिए आयनिक सॉल्यूशन मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन में कंडक्ट करता है, इसका रीजन यह है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्री टू मूव, इजिली फ्री टू मूव, वो आसानी से मूव करते हैं। तो रीजन जो हमारा कह रहा है वो कंडक्टिविटी को तो ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये किसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन, एजर्सन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए, यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए, आपका एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। चलिए 34, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, हाँ सही बात है भाई, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब समझ लीजिएगा कि लाइट की स्पीड उसमें ज्यादा है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव ज्यादा कर रहा है मतलब समझ लो कि लाइट की स्पीड क्या है, कम है। तो आप जानते हो एयर में, वैक्यूम में ज्यादा लाइट की स्पीड होती है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। उसके बाद किस में जानते हो, उसमें वाटर में जाते हैं, तो एयर या वैक्यूम के बाद वाटर में होता है लाइट की स्पीड, और उससे कम होता है सब में लाइट की स्पीड। तो यहां पे केरोसिन बोल रहा है कि ज्यादा है वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक सही बात है, इसलिए तो स्पीड की लाइट जो है वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन, यानी कि आपका एजर्सन जो है वो सही है, एजर्सन क्या है वो सही है। चलिए रीजन क्या करता है, द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर, बात तो सही है। कोई भी लाइट जो होता है किसी मीडियम में जो स्पीड बताता है, इसका मतलब है यह है कि ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा लाइट
रेयर टू रेयर से डेंसर आ रहा है कि डेंसर से रेयर आ रहा है, तो इस बात को सही बताता है। द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड्स वेदर अ मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर, ये भी बात सही है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन हमारा है। बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, इसलिए क्योंकि यहां पे करा एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास, ये कुछ बात पता नहीं। रीजन देखिए, रीजन भी सही है, एजर्सन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है, तो 34 का बी हो जाएगा। हम 33 का क्या लगा दिए, ओ 33 जो है बुआ जी आपका बायो है, इसलिए 33 हमने नहीं बताया, 34 ये क्वेश्चन था। 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 आपका बायो है, इसलिए मैं बायो नहीं बता रहा हूं, यार एक ही दिया हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है 35 में जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्या करिए जानते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। आप जो जानते हैं ना उसको, चलिए आप शायद जानते होइएगा पोटेशियम, सोडियम, ये हाईली विग्रोसली एलिमेंट है, वो एयर से वाटर से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो पोटेशियम है, तो पोटेशियम किसका ऑप्शन होगा, बर्न्स विग्रोसली, ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बिल्कुल सही बात है, तो पोटेशियम जो होगा आपका 4 के साथ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि एक जो ऑप्शन है वो 4 किसके साथ है, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हटा दीजिए। चलिए, और आप किसके बाद जानते हैं, एक ये भी जानते होइएगा कि कॉपर एक एलिमेंट होता है जो एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कंपाउंड बना देता है, वो कौन, कॉपर, तो कॉपर इसमें है सी में, तो कॉपर के साथ ब्लैक कोटेड कौन होगा, सी का 2 हो जाएगा, मतलब कॉपर का कौन हो जाएगा 2, तो देख लीजिए कि सी का 2 किस में है, सी का 2 ऑप्शन ए में है, सी का 2 जो है ऑप्शन ए में है, बाद बाकी ऑप्शन में देखिए तो सी का 2 है कहीं पे नहीं है, ऑप्शन बी देखिएगा सी का 1 है जो कि गलत है, और ऑप्शन बी देखिएगा उसमें भी सी का 1 है, ऑप्शन डी देखिएगा उसमें सी का 3 है, तो पता क्या चला हमारा कि ऑप्शन एक करेक्ट है। नहीं बात समझे, जिसका आप जानते हो उसे देखो और ऑप्शन को भी टैली करते जाइए, इस तरीके से हमें पता चला कि 35 का ए, 36। उसके बाद है 4 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी एंड डी आर टेकन, इन टेस्ट ट्यूब ए आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर, टेस्ट ट्यूब ए में किसको डाला है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। चलिए, इन टेस्ट ट्यूब बी कॉपर वायर इज डीप इन फेरस सल्फेट, आप बताओ हमको आयरन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ए में कह रहा है आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ कर रहा है, आयरन को कॉपर से यहां पर डिस्प्लेस होगा, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रखेंगे तो आयरन सल्फेट प्लस Cu डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि आयरन है प्लस CuSO4 है, तो यहां तो आपका हो जाएगा FeSO4, ये है किसमें, ए में, और बी में हमारा क्या कर रहा है, देखिए बी में कर रहा है कॉपर वायर इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट, कॉपर को हम लोग डाल रहे हैं किसमें, FeSO4 में, ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि कॉपर जो है इससे लेस रिएक्टिव है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, यहां आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने यहां पर कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी में हमारा जो कर रहा है, ऑप्शन सी में जिंक मेटल इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट, Zn को हम लोग डाल रहे हैं किसके साथ, FeSO4 के साथ, तो आप जरा हमें बताइए, आपको एक सेंटेंस याद होगा, रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है जी AgAu, इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बताओ जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि Fe ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे सोचिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, जरा मतलब Zn, अब फीके मतलब कम, तो बेशक ये ज्यादा रिएक्टिव है ये कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, तो ZnSO4 प्लस Fe, लेकिन यहां पर कम रिएक्टिव था Cu, Fe ज्यादा था, ठीक है, ये ऑप्शन सी था। ऑप्शन डी में मतलब डी मतलब ये बी का डी में क्या करा है, आयरन नेल इज डीप इन जिंक सल्फेट, आयरन को हम लोग डाल रहे हैं जिंक सल्फेट के साथ, तो जरा बताओ आयरन कम रिएक्टिव है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, आपका यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। चलते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा कौन कह रहा है, ए एंड सी, ए में हो रहा है और सी में हो रहा है। देखिए तो
ए और सी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बाद बाकी इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, बी और डी में नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा? पहला ही ऑप्शन मिल गया 36 का ए। चलते हैं 37। क्वेश्चन कितना है क्वेश्चन, चलिए। तो 37 है द फंक्शन, ये तो बायो है, हटा दीजिए 37। तो यहां पे 37 आपका बायो है, 38 भी बायो है, 39 भी बायो है, 40 बायो है, 41 बायो है, सब बायो ही है क्या? चलिए 42 बायो नहीं है। 42 में जो है आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, आपके पास होगा, मिलाते जाइएगा, ठीक है ना। 42 फिगर जो देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे हो, इसमें डाइवर्ज हो रहा है, और डाइवर्ज किस में होता है? कॉनकेव मिरर में और कॉनकेव लेंस में। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कॉनकेव बिटवीन ओ डैश एंड वाई। तो पता बाबा जी आपको मैं बता दूं, यहां पर जो होगा आपका कॉनकेव मिरर तो नहीं होगा। कहोगे सर क्यों? ये आपका कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। इसलिए ऑप्शन में हमारा क्या दे रहा है? कॉनकेव बिटवीन ओ डैश एंड वाई। क्या मतलब? वेयर ओ डैश वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी अपीयर्स टू बी इमेज। ए बी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ द लेंस स्टडी डायग्राम। देखिए यहां पे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आप फिगर देखिएगा 42 में, मैं इसको कॉनकेव्स के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है। इसमें मान लीजिए ओ है और ये ए बी है, ये ए बी है, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए कि ये लेंस है एक्स और y, यहां आपका o डैश है, यहां पे आपका y है, तो और रेज कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है ना। तो आप बताइए कॉनकेव लेंस में ये तो आता है आपका बिल्कुल कुछ इस तरीके से, और यहां इस तरीके से। तो इमेज तो अब बनेगा आपका यही बनेगा ना, इमेज कहां बनेगा? इमेज तो आपका यहां बनेगा, मतलब o और किसके बीच में? y के बीच में बनेगा। o डैश है क्या? o डैश नहीं है, o और किसके बीच बनेगा? देखिए ये O है और ये Y है। ऑप्शन सही से देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कॉनकेव बिटवीन O डैश एंड Y। तो बाबा जी O डैश आपका यहां है, तो O डैश और Y के बीच में नहीं बन रहा क्योंकि कॉनकेव लेंस में है, और कॉनकेव लेंस में जिधर आप ऑब्जेक्ट रखते हो उधर ही इमेज बनता है। तो O डैश और Y के बीच में गलत, बिटवीन O एंड Y, बिटवीन O एंड Y बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका B, 42 का B। चलिए 43 पढ़ते हैं। समझ बात आ रही है ना? क्योंकि यहां जब ऑब्जेक्ट रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, पूछ रहा है इमेज कहां बनेगा, तो इमेज तो इधर ही बनेगा, लेफ्ट साइड। आगे पढ़ते हैं, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिए, अगर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट किसी भी साइज का हो और सेम साइज का इमेज अगर बन रहा है, मतलब इमेज का जो साइज बन रहा है वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, मतलब पता हमें चलता है कि ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे, क्योंकि एक ही केस था कॉनकेव मिरर में, जो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो हमारा इमेज सेम साइज का बनता है। पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन, सुनिएगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर is of the same size as the object, the distance between the object and its image। तो हमसे पूछ रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जरा हमें बताइए, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रहा है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रहा है, कॉनकेव मिरर है, सेम साइज बन रहा है, तो जरा सोचिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा। R इक्वल टू F, फोकल लेंथ 15 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 30, डबल फोकल लेंथ का। और हमें क्वेश्चन में तो हिंट्स दे ही दिया है कि इमेज जो बन रहा है सेम साइज का बन रहा है, तो पता हमें क्या चला कि मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा? 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम साइज इमेज बन रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे? कहां रखेंगे बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और फोकल लेंथ 15 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 15 दूना 30, यानी कि ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे, इमेज भी हमारा 30 सेंटीमीटर बनेगा। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? 30 वाला बी, 43 का ऑप्शन बी। चलिए 44 पढ़ते हैं। 44 का लंबा चौड़ा कहानी है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा बोर्ड को मिटा रहा है।
तो यहां पे हमारा जो कह रहा है ऑब्जेक्ट हाइट 3 सेंटीमीटर, HO जो हमारा दे रहा है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5, मतलब U इक्वल हो गया -37.5 सेंटीमीटर, एंड इमेज हाइट -2 सेंटीमीटर, इमेज हाइट हो गया -2 सेंटीमीटर, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस जो हमारा हो गया कितना 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। नेक्स्ट, द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस। इन दिस सिचुएशन दिस इमेज डिस्टेंस V एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा मतलब नेक्स्ट केस में हमारा जो कह रहा है जो इमेज जो बन रहा है कहां पर 25 सेम ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट हाइट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज हाइट है और इमेज डिस्टेंस है। इससे पहले हम क्या फाइंड कर ले, हमसे पूछ रहा है पहले हम इसका फोकल लेंथ मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ मालूम कर लेते हैं। लेंस है तो लेंस तो होता है 1/v - 1/u इक्वल 1/f। तो 1/v जो कहते हो, u हमारा कितना है -37.5, तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/37.5 और f हमको नहीं मालूम है। अच्छा v तो हमारा 25 दे ही रहा है, प्लस में दे रहा है v कितना दे रहा है प्लस में, कितना 25 सेंटीमीटर। तो 1/25 प्लस ये डेसिमल हो जाएगा 10/375 हो जाएगा इक्वल 1/f। इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 इकाई 25 375 एलसीएम हो जाएगा। तो 25 इकाई 25 25 25 15 हो जाएगा आपका, ये आप प्लस ये हो जाएगा 10/1/f, मतलब कि f इक्वल जो हो जाएगा 375/15 10 25, मतलब कट के कितना मरता 15 आया। फोकल लेंथ भी 15 आ गया। फोकल लेंथ हमारा कितना आया 15 सेंटीमीटर। कह रहा है सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। 25 u हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, u इक्वल हो गया -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्टिकली 25 सेंटीमीटर इन दिस सिचुएशन v एंड हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना, ठीक है ना। फोकल लेंथ हमको मालूम हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। पूछ हमसे क्या रहा है, पूछ रहा है v एंड हाइट। तो आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/v - 1/u इक्वल 1/f। v हमको मालूम करना है, u हो गया आपका -+25 इक्वल 1/f, मतलब हो जाएगा 15 और सॉल्व करिएगा तो 1/15 - 1/25 एलसीएम हो जाएगा 375 और यहाँ हो जाएगा आपका 25 और यहाँ हो जाएगा 15। 25 में से 15 गया कितना 10/375, ये 1/v, तो v इक्वल होगा 375/10, मतलब 37.5। इमेज कितना आया 37.5। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि v प्लस में आया, और प्लस वाला जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो किस एक ही केस है, सॉरी 2 केस है, ए और सी में 37.5 प्लस में है, हमको प्लस में आ गया तो ऑप्शन ए और सी में चलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा कभी भी जो होगा, अच्छा इमेज हाइट पूछा, सेम बात आ गया, इसका मतलब इमेज हाइट भी हमारा उतना ही होगा, कितना -2 सेंटीमीटर। सॉरी इसमें तो इमेज 2 पूछ रहा है ना, इसका निकालना पड़ेगा। तो m इक्वल v/u, v कितना हो गया हमारा 37.5/u कितना हो गया हमारा इसमें -25 इक्वल hi/ho। hi मालूम करना है, ho हमारा सेम हाइट है 3, तो 25 से हो जाएगा कट जाएगा कितना मरतबा 37.5 है, माइनस में आंसर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा कौन वाला, खुद देख लीजिए ना 4.5, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं बात समझे, अरे भाई कहने का मतलब इसको काटिएगा तो कितना मरतबा 15, मतलब 1.5, तो 15 से 45 4.5, 4.5 कौन हो जाएगा माइनस में, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके बाद है 45 में हमारा जो क्वेश्चन है, और लेंस हैज पावर 4D, पावर 4D प्लस में है, तो फोकल लेंथ क्या चीज में होगा प्लस में होगा। तो खुद सोचिए प्लस वाला हमारा कौन हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कह रहा फोकल लेंथ ही पूछ रहा है, तो P इक्वल 1/f, तो P जब हमारा 4D है तो फोकल लेंथ कितना होगा P 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब हुआ 1/4 मतलब क्या भाई 0.1/4 मतलब हो जाएगा आपका सेंटीमीटर मीटर में ही, अच्छा तो 0.25,
1/4 का मतलब क्या 0.25, और प्लस में है मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, तो खुद सोचिए ऑप्शन सी। नहीं बात समझे? अरे भाई पावर प्लस में दे रहा है तो इससे समझ लीजिए कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में है। चलिए फोकल लेंथ भी मालूम करना है, तो फोकल लेंथ 4 तो होगा नहीं, P = 1/f होता है, P 4 है तो f 1/4, 1/1 को 4 से भाग करोगे 0.25 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी। 45 का सॉरी ये हम 46 का बता रहे हैं, सॉरी 46 का हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं 46 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 45 की अगर बात करें R = F, R = F किस में होता है, मिरर में होता है, ठीक है ना, मिरर में होता है ना भाई। ऑप्शन क्या है, कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर, गलत बात है। कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट कॉनकेव मिरर, गलत बात है। नीदर कॉनकेव मिरर नॉट कॉन्वेक्स मिरर, गलत बात है। बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सही है। तो 45 का डी। R = F, रेडियस से कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। यह आपका सब मिरर के लिए अप्लाई होगा, कॉनकेव की बात करो या कॉन्वेक्स की बात करो। चलिए उसके बाद है 47। An object is placed in front of a concave lens for all position of the object the image formed. कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, कॉनकेव में दो ही केस होता है और दोनों केस में इमेज छोटा बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो खुद देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो रियल वाला तो हटा ही दो और इनलार्ज तो हटा ही दो, तो बच गया ऑप्शन बी, वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज छोटा वर्चुअल बनता है। फिर करा 48, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, स्टार जो ट्विंकलिंग करता है किसके कारण से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। 48 डी। 49, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये तो बचपन से जानते रहे हो, इसको बोलना ही नहीं, सोडियम क्लोराइड। 49 का डी। 50, कॉमन सॉल्ट इज, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कोवैलेंट होता है, नहीं, कॉमन सॉल्ट आयनिक कंपाउंड होता है। तो कह रहा है क्या कोवैलेंट कंपाउंड, नहीं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं, आयनिक कंपाउंड जो होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड नहीं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। तो 50 का सी। 51, कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर, मतलब कॉमन सॉल्ट किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है, बेकिंग पाउडर किया जाता है, कॉस्टिक सोडा किया जाता है, लेकिन किसके लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 2H2O से हीट करते हैं तो बनता है CaSO4 ½ H2O, समझ रहे बात, 373 केल्विन पे। तो इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, सॉरी कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सही है, मतलब ऑप्शन बी। 51 का बी। 52 में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टोटल कितना है, 60 क्वेश्चन है। 52 जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है ये आपका 52 बायो है, नहीं 52 आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड और रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वॉशिंग सोडा में का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उसमें रहता है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए। 52 का ए। 53 बायो है, 54 बायो है, 55 बायो है, 56 बायो है, और केस 3 में 57 पढ़ लेते हैं। केस 3 कह रहा है, आप फिगर देखिएगा 57 में, द लोकेशन ऑफ सन व्हेन क्रिश ऑब्जर्व रेनबो, रेनबो जब भी बनता है तो सन के अपोजिट बनता है, मतलब बिहाइंड बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बिहाइंड हिम। 57 का हो जाएगा ए। 57 ए। 58 में आपको बता दूं, रेनबो जो फॉर्मेशन करता है वो दरअसल उसमें रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा। रेनबो जो फॉर्मेशन करता है वो उसमें होता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 58 बी। उसके बाद 59 में है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द रोल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द वाटर फॉर्मेशन। हमने कभी पढ़ा था कि जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो रेन ड्रॉप का हर एक ड्रॉप प्रिज्म की तरह काम करता है। तो ऑप्शन खा रहा है ग्लास स्लैब नहीं, कॉन्वेक्स लेंस गलत, कॉनकेव गलत, प्रिज्म सही है। तो 59 का डी नीचे दिख रहा है, तो 59 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है, व्हाइल एंटरिंग अ वाटर ड्रॉपलेट द सनलाइट गेट्स
फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टेड ओनली बिल्कुल गलत है, रिफ्लेक्टेड इंटरनली गलत है, रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड गलत है। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड देन डिस्पर्स्ड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, मतलब ऑप्शन डी 60 का डी, 60 का आपका क्या हो रहा है डी। और इस तरीके से आज का हमने साइंस का क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ। ठीक है, तो थैंक यू। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स के दिन, और अभी से मैं आप लोग को विश कर देता हूं ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय।